जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आखिर ये संस्था है क्या, ये काम क्या करती है और इसको क्यों बनाया गया। यूनाइटेड नेशन को जानने से पहले इसको यूनाइटेड नेशन भी बोल देते हैं या फिर कुछ लोग शुद्ध भाषा में यूएन भी बोल देते हैं, कुछ यूएनओ भी बोल देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस संयुक्त राष्ट्र को समझने के लिए, इस संयुक्त राष्ट्र संघ को समझने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, वही 10 जनवरी 1920 को, क्योंकि तब स्थापना हुई थी लीग ऑफ नेशन की। अब ये लीग ऑफ नेशन क्या है, तो लीग ऑफ नेशन वो था जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, 1914 से 1918 के बीच में। तो जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, समाप्त हो गया, तो सभी देशों ने मिलकर एक निष्कर्ष निकाला और एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशन। अच्छा, ये संस्था क्यों बनाई गई थी? इस संस्था को बनाने के पीछे कारण ये था कि भविष्य में जिस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, उसी प्रकार कहीं दूसरा विश्व युद्ध ना छिड़ जाए। दूसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए, और या कहें कि वैश्विक शांति को बनाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। अच्छा, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब की गई, तो इसका सन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10 जनवरी 1920 को। लेकिन होता क्या है कि ये कुछ ही सालों तक, ये जो संस्था थी कुछ ही सालों तक, मतलब 1946 तक लगभग, हम लोग समझ सकते हैं कि 1946 तक ये संस्था चली और उसके बाद में ये समाप्त हो गई। और ये समाप्त क्यों हुई, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि ये संस्था बनी थी द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि 1939 और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है। अब बताओ भाई कि जो संस्था विश्व युद्ध को रोकने के लिए बनी है, जो संस्था विश्व युद्ध को रोकने के लिए बनी है, और वही दूसरा विश्व युद्ध भी करवा दे, या उसके रहते हुए भी दूसरा विश्व युद्ध हो जाए, तो ये तो बड़ी गड़बड़ बात है ना। तो उस संस्था का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो हुआ क्या कि सेकंड जो वर्ल्ड वॉर था वो चालू हो गया। इसका जो डेट है आप याद रख सकते हैं कि 1939 से 1945 के बीच में चला ये, ठीक है। इसी में क्या हुआ था आपको पता होगा, हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने क्या गिरा दिया था, परमाणु बम। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो अब हुआ क्या, सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया और 1945 में जब ये ख़त्म हो गया, तब क्या हुआ कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, है ना। अमेरिका के ये राष्ट्रपति थे उस समय। तो इनके मन में एक ख्याल आया कि हम लोग फिर से एक ऐसी संस्था का नींव रखेंगे, उसकी नींव रखेंगे, या ऐसी संस्था बनाएंगे जो विश्व में शांति को बनाए। फिर से एक बार इन्होंने संस्था का प्रस्ताव सभी देशों के सामने रखा। तो हुआ क्या, सारे देशों ने इनकी बात को मान लिया। अब हुआ क्या, जब दूसरा विश्व युद्ध हो गया, तब कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अच्छा, अब दूसरी बात समझने वाली क्या है कि जब किसी भी संस्था को बनाया जाता है तो उससे पहले सारे देश आपस में बैठकर एक मीटिंग करते हैं, एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो उस मीटिंग को क्या कहा गया, पहली समिट। तो 21 अगस्त 1944 में वाशिंगटन डीसी में यूएन की रूपरेखा तैयार करने के लिए कि ये जो संस्था है ये किस प्रकार कार्य करेगी, इसमें कौन कौन से देश भाग लेंगे, या कौन सा देश शामिल, जब कोई नया देश शामिल होगा तो किस आधार पर उसको शामिल किया जाएगा, ये सारी चर्चा करने के लिए उसका एक रूपरेखा तैयार की गई 21 अगस्त 1944 को। 21 अगस्त 1944 में इसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। अब होता क्या है कि 24 अक्टूबर 1945 में क्या होता है, यूएन की स्थापना हो जाती है। यूएन की स्थापना हो जाती है। ये डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो डेट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। इसको याद करना आपको करना ही पड़ेगा, है ना। और याद करना क्यों पड़ेगा, क्योंकि ये जो 24 अक्टूबर है, इसी दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, इसलिए ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, अब जरा चर्चा करते हैं कि इसमें मेंबर कितने हैं। इस वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान में कितने मेंबर हैं इसमें, 193, 193 देश इसमें शामिल हैं। अगर प्रश्न आ जाता है कि यूएन में शामिल होने वाला सबसे नवीनतम देश कौन सा है, तो आपका आंसर होगा साउथ सूडान। ठीक है, जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब एक बात ये सोचिए आप कि जब शुरुआत में यूएन होगा, जब शुरुआत में 1945 में जब यूएन बना होगा, तब क्या इसमें 193 देश होंगे? नहीं, तब 193 देश नहीं थे, तब सिर्फ 50 देश थे। 50 देश थे। कितने देश थे? 50, जिन्होंने यूएन की स्थापना की थी। और मैंने ये 50+1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये बाद में इसमें पोलैंड भी ऐड हो गया था, जुड़ गया था, है ना। अच्छा, ये 40+1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इंटरनेट पे आप जब सर्च करेंगे कि यूएन की फाउंडर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो उसमें कहीं कहीं पे लिखा है कि 40+1, मतलब 40 देश थे और एक पोलैंड था। ये बात गलत है, लेकिन सही बात कौन सी है, ये वाली, कि 50 देश थे, 50 देशों ने, और एक ये पोलैंड मिल गया था, तो मतलब 51 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। कि यूएन की स्थापना किस प्रकार से हुई, उसका स्थापना दिवस कौन सा था, उसके बाद में मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं, कितने उसमें सदस्य देश हैं, उसके बाद में किन किन देशों ने मिलकर बनाया था, मतलब 50 देशों ने मिलकर बनाया था और एक पोलैंड भी था, शामिल था। और 1945 में भारत भी उसका सदस्य था। तो भारत शुरुआत से ही यूएन का सदस्य है। अच्छा, अब बात करते हैं यूएन के हेडक्वार्टर की। तो यूएन का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क में,
है ना। मैनहट्टन आइलैंड, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूएसए में। अगर आपने मैनहट्टन द्वीप नहीं देखा हो तो अभी हम आपको गूगल अर्थ से दिखा देते हैं। अभी जो आपने देखा वो मैनहट्टन द्वीप था जहाँ पर यूएन का हेडक्वार्टर है। अब जरा बात करते हैं यूएन का ध्वज। जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक फ्लैग भी है। इस फ्लैग को भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है। फ्लैग में क्या है? जो उसका बैकग्राउंड है, जिसको हम लोग पृष्ठभूमि बोल देते हैं, तो वो किस रंग की है? हल्के से नीले, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है ना, ये यूएन का फ्लैग है, ठीक है। ये यूएन का फ्लैग है। तो इसमें आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जितना भी है, ये कितना है? लाइट ब्लू है ना। तो ये पृष्ठभूमि बोल सकते हैं, इसको बैकग्राउंड बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ये दूसरा पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर? 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये चीज़, ये जो देख रहे हैं ना, ये जैतून है। ऑलिव एक पेड़ होता है, तो ये उसकी शाखाएं हैं। और जो तीसरा बिंदु है वो है विश्व का बीच में मानचित्र है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो ग्लोब है, ये वर्ल्ड का ग्लोब जो है ये इसमें बना हुआ है, ठीक है ना। तो 3 चीज़ें याद रखनी है। इसका जो बैकग्राउंड है वो लाइट ब्लू है, और ये 2 जैतून की शाखाएं हैं, और बीच में एक ग्लोब है। ये आप जो चित्र देख रहे हैं ये उसका ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर है वो है। यहाँ पे देखिए आप सारे देशों के यहाँ पर क्या लगे हुए हैं? झंडे लगे हुए हैं, ये है ना। तो यहाँ पे सारे देश बैठकर आपस में मीटिंग करते हैं, जो बड़े बड़े इशू होते हैं। अब बात करते हैं यूएन की भाषाओं की। यूएन में कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो मान्य है, या यूएन जो है वो किन किन भाषाओं में अपना करता है काम। तो देखो, कार्यकारी जो यूएन की कार्यकारी भाषाएं हैं जिसमें वो काम करता है, तो वो कौन कौन सी हैं? इंग्लिश और फ्रेंच। इसको आप EF से याद कर सकते हैं। EF यूएन की कार्यकारी भाषा EF। E से इंग्लिश, F से फ्रेंच, ठीक है। इसको याद करने का तरीका आप आसानी से, या फिर ये भी नॉर्मल है, इंग्लिश और फ्रेंच कार्यकारी भाषा EF, ठीक है। लेकिन अच्छा, यूएन की अगर आप टोटल भाषाएं पूछे अगर कोई आपसे, या एग्जाम में अगर आ जाता है कि यूएन की भाषाएं कितनी है, तो ये 6 हैं। 6 भाषाओं में ये काम करता है, या 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। लेकिन कार्यकारी भाषा कौन कौन सी है? सिर्फ ये 2, इंग्लिश और फ्रेंच। अच्छा, जो 4 बची अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं वो कौन कौन सी हैं? पहली देखो चाइनीज़ है, ये देखिए चाइनीज़, ये वाली जो है ये चाइनीज़ है, ठीक है। दूसरी कौन सी है? अरबिक है ना। और तीसरी कौन सी है? रसियन है। और चौथी है स्पेनिश। हिंदी भाषा में आपने देखा होगा कि हम लोगों की जो लिपि है वो देवनागरी है ना। हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है ना। तो चाइनीज़ जो भाषा है उसकी जो लिपि है, यह जो उसकी ओरिजिनल भाषा है वो कौन सी है? मंडारिन है। क्या है? मंडारिन। तो ये भी आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, अब मेन चीज़ आती है, ये पूरा यूएन खत्म हो चुका है। पूरा यूएन नहीं खत्म हुआ है, ये इसका प्रथम, मतलब ये प्रथम चरण था। अब अभी दूसरा चरण बाकी है। एक तरह से यूएन के अंग पढ़ना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएन के अंग, ये कितने अंग हैं? 6। इनके बारे में डिटेल जानकारी से हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे महासभा, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सेक्रेटरीट, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे, और हम लोग जान रहे होंगे कि पीस कीपिंग फोर्स क्या होती है, ब्लू हेलमेट किसे कहा जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के जज होते हैं या नहीं होते हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या काम करती है, या यूएन का कौन से अंग ने काम करना बंद कर दिया है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। वीटो क्या होता है ना। सुरक्षा परिषद में कौन कौन से देश हैं, स्थायी और अस्थायी सदस्यों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे, ठीक है। जय हिंद, बाय बाय।